डेट है आज 24 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है वाटर स्पाउट। ये रिसेंटली न्यूज में है। ये रिसेंटली रसिया का एक पर्म रीजन है, यहाँ पे कामा रिवर में देखा गया ये वाटर स्पाउट। तो आपको ये रीजन भी याद रखने हैं, लोकेशन कि पम रीजन कहाँ पे है और कामा रिवर कहाँ पे है, रसिया में। तो क्या होता है ये वाटर स्पाउट, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए। देखो ये जो आप देख रहे हो वाटर में बनता है, ये वाटर बॉडी हो, सी हो, समुद्री या रिवर हो, लेक हो, उसमें बनता है वाटर स्पाउट। ये जो आपको कॉलम या फनल दिखाई दे रही है, फनल या कॉलम, फनल किसको बोलते हैं, फनल हिंदी में बोलते हैं चिमनी को। चिमनी जो होती है ना, जैसे ईंट बनती है जहाँ पे जो भट्टे होते हैं धुएं निकलती रहती है, इस तरह की चिमनी। तो उस तरह की शेप बनती है इसकी, फनल शेप या कॉलम शेप। जो वाटर स्पाउट है ये टोर्नेडो की तरह होता है। टोर्नेडो की तरह एक कॉलम फनल बन जाती है जिसमें एयर रोटेट करती रहती है और जो सी सरफेस से होते हुए ऊपर तक जाता है। तो टोर्नेडो क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बारे में जानेंगे वाटर स्पाउट के बारे में। जो टोर्नेडो है ये भी देखो एक नैरो वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होता है। एयर होती है रोटेट करती हुई ऊपर जाती है, कॉलम बनाती हुई, इस तरह से फनल और ये कॉलम बन जाता है एक, जो थंडर स्टॉर्म से लेके ग्राउंड तक रहता है। थंडर स्टॉर्म क्या है आप जानते हो, थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म मान लो यहाँ पे एक बादल है जिससे बारिश भी हो रही है, गरज भी रहा है ये बादल, लाइट बिजली भी गिर रही है, इसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। तो यहाँ से होते हुए एक एयर का कॉलम बन रहा है ग्राउंड तक, तो इसको बोलते हैं टोर्नेडो। क्योंकि देखो जो ये विंड है हमें दिखाई नहीं देती, विंड हमें दिखाई थोड़ी ना देती है, हवा। लेकिन जब टोर्नेडो बनता है तो इसमें क्या होता है, अगर जब तक इसमें कंडेंसेशन की क्रिया नहीं होगी, संघनन की क्रिया, कि मान लो ये जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर फॉर्म में जो वाटर है ये गैस से मॉइस्चर से कन्वर्ट होगा लिक्विड में। तो वाटर की छोटी छोटी बूंदें, ड्रॉपलेट, जो एटमॉस्फेयर में डस्ट या डेब्रिस होता है, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण, उन पे जम जाती हैं। फिर हमें ये इस तरह से दिखाई देता है जैसे आपको सर्दियों में कोहरा दिखाई देता, फॉग, इस तरह से एक कॉलम बनाई दिखाई देता है, जैसे आपने इस इमेज में देखा। ये इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे कोहरा पड़ रहा हो सर्दियों में। तो इस तरह से टोर्नेडो को भी जब कंडेंसेशन होता है और वाटर ड्रॉपलेट डस्ट और डेब्रिस पे जम जाती हैं तो एक फॉग सा दिखाई देता है और बादल बनते हैं। तो इसमें बारिश भी हो सकती है टोर्नेडो में। अब जानते हैं वाटर स्पाउट के बारे में। तो वाटर स्पाउट भी एक टोर्नेडो की तरह होता है, लेकिन देखो टोर्नेडो तो लैंड पे भी बन सकता है और अधिकतर लैंड पे बनता है, भूमि पे बनता है। लेकिन जो ये होता है वाटर स्पाउट, जैसा इसके नाम में वाटर, तो ये वाटर सरफेस पे ही बनता है। और अगर ये लैंड पे भी बनेगा ना, भूमि पे, तो लैंड से होता हुआ वाटर की तरफ आ जाएगा, वाटर की तरफ आ जाएगा ये कॉलम जो फनल बना हुआ है। और ये स्पाइरल होता है, मतलब इस तरह से घूमता हुआ स्पाइरल होता है और रिंग की तरह बन जाती है इसमें। और जब कंडेंसेशन होता है इसमें, कंडेंसेशन संघनन क्रिया, तो तब फिर फनल जो होती है ये बनती है, जो फनल ये दिखाई देती है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली इसका डिके हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। वाटर स्पाउट मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में बनता है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आप जानते हो, ये भूमध्य रेखा है, बीच की रेखा, भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। इसके 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, यानी कि मकर रेखा। और इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच वाला रीजन ये है ट्रॉपिकल एरिया, और यहाँ से 35 डिग्री ये है सब ट्रॉपिकल एरिया, इधर भी 35 डिग्री तक ये है सब ट्रॉपिकल एरिया, 23.5 से 35 डिग्री के लगभग। तो देखो ये थोड़ा बहुत घट सकता है, एग्जैक्टली 35 नहीं होता, इस तरह से ये होता है कि कहीं पे 35 होगा, कहीं 34, कहीं पे 40 तक ऐसे, लेकिन ओवरऑल 35 डिग्री तक माना जाता है सब ट्रॉपिकल एरिया। तो इन एरियाज़ में ही बनता है ये वाटर स्पाउट, तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन देखो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में मोस्टली बनता है, लेकिन ये कहा जाए आपको कि सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही बनता है, तो ये लाइन गलत हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि देखो ये यूरोप का एरिया है, यहाँ पे भी बनता है, और कई सारे एरिया मिडल ईस्ट का है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे भी ये बन सकता है। अंटार्कटिका में भी देखा गया है ये वाटर स्पाउट बनता हुआ। तो सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में नहीं बनता, लेकिन हाँ
अधिकतर मोस्टली इस एरिया में बनता है मोस्टली। और देखो ये शेप जो लेता है, इसकी शेप जो वाटर स्पाउट की, इसके शेप के आधार पे इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। और इसका जो फनल क्लाउड बनता है, फनल क्लाउड चिमनी की तरह क्लाउड बनता है इसका, और विजिबल होता है जब ये क्लाउड बनता है तो, और बेस तक आता है, थंडर स्टॉर्म से लेके बेस तक ग्राउंड तक बनता हुआ आता है। और वाटर स्पाउट विजिबल होता है वाटर सरफेस पे, और वाटर सरफेस से ये फिर ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई देता है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, ये देखो कुछ मिनटों तक भी बन सकता है, कुछ मिनट तक, और कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। साइज़ कितना होता है इसका, 10 मीटर से लेके फ्यू 100 मीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। इस तरह से 100-200 मीटर तक का भी हो सकता है। ये दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है टॉर्नेडो वाटर स्पाउट और एक है फेयर वेदर वाटर स्पाउट। जो टॉर्नेडिक या टॉर्नेडो वाटर स्पाउट है, ये देखो वाटर पे बनता है, अगर ये लैंड पे बनता है तो लैंड से वाटर की तरफ आ जाता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। जो लैंड पे टॉर्नेडो बनता है सेम इसकी विशेषताएं ऐसी होती हैं। और ये सीवियर थंडर स्टॉर्म से जब एसोसिएटेड होता है तो इसमें विंड, और सी में बनता है तो इसमें विंड तो होती हैं। जब क्लाउड बनता है तो लार्ज हेल भी देखने को मिलते हैं, मतलब ओले पड़ते हैं इसमें बारिश के साथ, और डेंजरस लाइटिंग दिखाई देती है, जैसे थंडर स्टॉर्म में बिजली गिरती है इस तरह से भी दिखाई देती है इसमें। फेयर वेदर वाटर स्पाउट है जो, उसमें क्या होता है देखो, यूजुअली ये डार्क फ्लैट सरफेस पे बनता है, डार्क फ्लैट सरफेस पे, और इसमें क्यूमुलस क्लाउड बनता है। क्लाउड के देखो नाम दिए गए हैं, तो क्यूमुलस क्लाउड बनता है, इसमें बादल बनता है क्यूमुलस नाम का। और जो ये वाटर स्पाउट है ये थंडर स्टॉर्म से एसोसिएटेड नहीं होता, मतलब जब ये वाटर स्पाउट बनता है फेयर वेदर वाटर स्पाउट, इसमें गर्जन, बादल में जो गर्जन होती है और बिजली गिरती है ये दिखाई नहीं देती हमें, यानी कि थंडर स्टॉर्म नहीं बनता है इसमें। जो टॉर्नेडो वाटर स्पाउट है वो देखो डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट होती है उसकी, ऊपर से डाउनवर्ड, और जो फेयर वेदर है इसकी अपवर्ड मूवमेंट दिखाई देती है, नीचे से ऊपर की तरफ। और जो फनल है वो बाय द टाइम हमें दिखाई देती है, और तब दिखाई देती है जब ये फेयर वेदर वाटर स्पाउट मैच्योरिटी के टाइम पे, यानी कि ख़त्म होने के टाइम पे आ जाता है, मतलब पूरा बन जाता है फेयर वेदर स्पाउट, और उसके बाद ख़त्म होने के टाइम पे आ जाता है, तब हमें ये फनल दिखाई देती है बनी हुई इस फेयर वेदर वाटर स्पाउट में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार सी इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिए। देखो इंडिया कंसिडरिंग कर रहा है कि जो इसका स्टार सी इनिशिएटिव है इसको पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में एक्सपेंड किया जाए। पैसिफिक आइलैंड कंट्री आप जानते हो, ये देखो पैसिफिक ओशन है, ये जो आप देख रहे हो पैसिफिक ओशन में ये आइलैंड कंट्री हैं छोटे छोटे यहाँ पे, और इधर देख रहे हो ये भी पैसिफिक है, क्योंकि ये तो 2D मैप है, पृथ्वी गोल है, जुड़ जाएगा ये मैप जोड़ोगे तो। ये पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड नेशन है छोटे छोटे, तो इनमें ये जो स्टार सी प्रोजेक्ट है हमारा इंडिया का, इसको इनमें भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ये इंडिया सोच रहा है। क्या है स्टार सी इनिशिएटिव, ये हमें जानना है। इसकी फुल फॉर्म है सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। तो जैसा इसके नाम में सोलर टेक्नोलॉजी, अब तो आपको पता चल गया होगा, यानी कि जो सोलर पावर जनरेट करने की टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है सोलर सी इनिशिएटिव के जरिए। और ये टेक्नोलॉजी इन पैसिफिक कंट्री हैं जो छोटे छोटे कंट्री, उनमें भी दी जाए ताकि वो सोलर एनर्जी बना सकें, यानी कि सूरज से बनने वाली बिजली को वो प्रमोट कर सके अपने देश में। बस इसका यही मकसद है। कौन कौन चलाएगा इस इनिशिएटिव को, स्टार सी इनिशिएटिव को? इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनिडो एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों मिलके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। और जो पुअर कंट्री हैं उनमें सोलर एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंस किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी दी जाएगी ताकि वो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस फंड करेगा, मतलब कर रहा है, फ्रांस पैसा दे रहा है, मनी दे रहा है। सोलर वर्क्स फोर्सेस प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस फैलाई जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करे, क्योंकि सोलर एनर्जी देखो एक क्लीन एनर्जी है, इससे एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी।
तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा। अब जान लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है ये इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था। कब? देखो COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 21वीं मीटिंग हो रही थी UNFCCC की 2015 में पेरिस में। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, यहाँ पे UNFCCC की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ऑर्गेनाइजेशन की 21वीं मीटिंग हो रही थी COP21। यहाँ पे अनाउंस किया था इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है इसका मकसद? देखो जब ये स्टार्ट किया गया था तो इसका मकसद ये था जो टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कंट्री आती हैं यही ज्वाइन कर सकती थी, और ये कंट्री सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगी अपनी कंट्री में। ये सोलर एनर्जी, सूरज से बनने वाली एनर्जी को प्रमोट करेंगी। लेकिन बाद में 2020 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया और अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर है वो कोई भी देश इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी मेंबर बन सकता है, भले ही टॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में आता हो या नहीं आता हो। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है ISA का। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड। सिर्फ इतना जानना है किसने लॉन्च किया और क्या काम करता है। ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा इसके नाम में है इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड। इसमें देखो रियल टाइम डेटा एनर्जी सेक्टर के लिए बताया जाता है नीति आयोग द्वारा कि एनर्जी सेक्टर के क्लाइमेट रिलेटेड ये डेटा गवर्नमेंट का पब्लिश किया जाता है। यूजर फ्रेंडली डेटा होता है, एनालिसिस की जाती है कि एनर्जी सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में, और क्लाइमेट सेक्टर के लिए एनर्जी सेक्टर या क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कितना क्या है, कितनी प्रोग्रेस की है। मतलब जो अभी कोयले से बिजली बनाते हैं हमारे देश में, कोयले को छोड़ के क्लीन एनर्जी की तरफ कितना बढ़े हैं, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, तो इसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट टॉपिक है लोन लॉस प्रोविज़न। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या है लोन लॉस प्रोविज़न। देखो बैंक जब कोई लोन देता है तो वो लोन को एक तरह से ये सोच के चले कि अगर लोन उसका डिफ़ॉल्ट हो गया, मान लो किसी आदमी ने कर्ज लिया बैंक से और उस ना चुका पाया, तो इसका जो खर्चा, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए बैंक क्या करता है, अपना कुछ पैसा एक तरफ रख देता है कि अगर मान लो इस आदमी ने आदमी ने लोन लिया था, ये नहीं चुका पाया, तो ये थोड़ा बहुत खर्चा इधर रख देगा कि इस खर्चे से मैं काम चला लूँगा अपना। समझ रहे हो? तो इस जो ये अलग से खर्चा रख दिया है एक्सपेंस, इसी को बोलते हैं लोन लॉस प्रोविज़न। यानी कि लोन लॉस प्रोविज़न क्या हो गया, एन एक्सपेंस दैट बैंक सेट असाइड फॉर डिफॉल्टेड लोन, तो इसको बोलेंगे हम लोन लॉस प्रोविज़न। तो ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोन रिपेमेंट के लिए, मान लो किसी ने लोन लिया, लोन नहीं चुका पाया, लॉस को कवर करने के लिए कंप्लीटली या पार्शली, तो बैंक अपना कुछ पैसा एक साइड में रख देता है ताकि लॉस को रिकवर कर सके इस पैसे से। तो इसलिए ये प्रोविज़न है लोन लॉस प्रोविज़न। तो यही है इसके बारे में। और देखो RBI ने एक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रेजिम भी बनाया हुआ है। ये क्या है? ये देखो ये है बैंक क्या है, पहले से ही सोच लेता है, जैसे इसके नाम में आ रहा है ना एक्सपेक्टेड, मतलब पहले से आशंका करना, सोच लेना क्रेडिट लॉस के बारे में। क्रेडिट लॉस मतलब लोन दिया है जो, उससे लॉस हो सकता है या कितना हो सकता है, इसके बारे में पहले से पहले ही, लॉस होने से पहले, हानि होने से पहले ही एक्सपेक्टेशन, उम्मीद लगा ले बैंक, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रेजिम। तो यही था इसके बारे में। कुछ वन लाइनर टॉपिक है उनके बारे में देख लेते हैं हम, रिसेंटली न्यूज़ में थे ये। एक देखो सैटेलाइट है, नाम है इसका एओलस विंड सैटेलाइट। ये एओलस विंड सैटेलाइट 2018 में लॉन्च किया था। 2018 में किसने लॉन्च किया था? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की स्पेस एजेंसी है ना, उसने लॉन्च किया था। क्या काम है इसका? जैसे इसके नाम में विंड सैटेलाइट, यानी कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में विंड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है हवा का, उसके बारे में पता लगाता है ये सैटेलाइट। रिसेंटली न्यूज़ में था। एक देखो इंद्रावती टाइगर रिजर्व न्यूज में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बस इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे। ये देखो छत्तीसगढ़ की बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ की बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो बस इतना याद रखना है इसके बारे में। एक देखो टर्म है 2-3, वो बहुत ही न्यूज में है। एक है ये सिम्बीडियम लांसीफोलियम,
सिम्बीडियम लांसीफोलियम, LANCIFOLIUM। तो सिम्बीडियम लाइसीफोलियम ये क्या है, उत्तराखंड में ये मिली है। ऑर्चिड की ये स्पीसीज है। ऑर्चिड क्या होता है, देखो जो फूल वाले पौधे होते हैं ना, जिनमें हरे भरे फूल लगते हैं, कलरफुल फूल छोटे छोटे से, तो उन्हें बोलते हैं हम ऑर्चिड, फ्लावर। तो ऑर्चिड की स्पीसीज है, बस इतना याद रखना आपको इसमें, और ज़्यादा याद नहीं रखना। एक टर्म और न्यूज में देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, ये है ब्रेन। ब्रेन का मतलब वो दिमाग वाला ही, ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग ये क्या है, देखो हमारी बॉडी में जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि हमारा जो ब्रेन है वो क्लियरली सोचने समझने की जो शक्ति है उसकी क्लियरली वो काम नहीं करती है, यानी कि हम क्लियरली सोच समझ नहीं सकते, हमारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन, वो बिगड़ जाता है, हम कुछ चीज़ें याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, हमारा दिमाग सही से सोच नहीं पाता किसी के बारे में। तो जब उस कंडीशन को बोलते हैं हम ब्रेन फॉग। एक देखो बे है, खाड़ी जो होती है ना, खाड़ी जैसे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, ऐसे एक बे है जिसका नाम है कैम रान, CAMRANH और बे, कामरेन बे या कामरेन खाड़ी। कहाँ है कामरेन की खाड़ी, ये देखो वियतनाम के पास साउथ चाइना सी में है। ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे है वियतनाम, और ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना की सी में है ये केम रेन बे। एक देखो बाटा गाइका, ये क्रेटर न्यूज में है। क्रेटर क्या होता है, देखो आपको पता है जब वोल्केनो निकलता है, धरती से ज्वालामुखी फटता है, तो इस तरह से एक ये भी फनल सी बना लेता है। तो ये जब ऊपर आता है तो ये यहाँ से मान लो निकल के इधर उधर चला गया, तो यहाँ पे क्या है, गड्ढा सा हो जाता है, जिसे हम क्रेटर लेक भी बोलते हैं या क्रेटर बोलते हैं। तो ये झील जो बन जाती है गड्ढा सा, इसी को बोलते हैं क्रेटर। तो ये बाटा गाई का क्रेटर कहाँ पे है, ये ईस्टर्न रसिया में है। जो आप रसिया देख रहे हो, ये रसिया या ईस्टर्न रसिया में है, ये वाला ईस्टर्न रसिया। और यहाँ पे है जो है ये वर्ल्ड की बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब यहाँ पे सालों साल बर्फ़ जमी रहती है इस क्रेटर में, इस झील में, और सबसे बड़ी परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है पूरे वर्ल्ड में ये। एक टर्म और न्यूज में देखो, ये लुडविगिया पेरू, अरे क्या हो गया, लुडविगिया पेरुवियाना, ये क्या है, ये देखो इन्वेसिव वीड की स्पीसीज है। इन्वेसिव वीड स्पीसीज, वीड क्या होता है, देखो जैसे कोई क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं किसान, तो गेहूं की खेती में, सरसों की खेती में या चावल की खेती में जो अनवांटेड ग्रास वगैरह होती है ना, ऐसे पेड़ पौधे जो हमें ज़रूरत नहीं है, बेकार के पौधे, खरपतवार जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, वो होता है वीड। और ये है इन्वेसिव वीड। इन्वेसिव वीड क्या होता है, ये ऐसा है, हमारे इंडिया का नेटिव नहीं है, ये आसपास प्लांट के आसपास रहेगा तो दूसरे प्लांट को भी नुकसान पहुंचाता है और आसपास के जंगली जानवरों को भी, क्योंकि सारी एनर्जी ये सॉइल की ले लेता है, पानी सोख लेता है। तो ये जो लुडविगिया पेरुविनिया है, ये इस वजह से न्यूज में है क्योंकि ये आसपास के जो हाथी एलिफेंट रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। ये लुडविगिया पेरुवियाना, हाथी वगैरह खा लेते हैं तो इसको नुकसान हो जाता है। कहाँ पे पाया जा रहा है ये, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक वालपराई नाम की जगह है, वालपराई, वहाँ पे ये बहुत फेमस है लुडविगिया पेरुवियाना। एक देखो टाइगर ऑर्चिड, ये न्यूज़ में। ऑर्चिड अभी हमने समझा था ऊपर क्या होता है, फ्लावर टाइप के प्लांट होते हैं, उन्हें ऑर्चिड बोलते हैं। तो टाइगर ऑर्चिड ये लार्जेस्ट ऑर्चिड स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ी ऑर्चिड की स्पीसीज है, प्लांट है सबसे बड़ा ऑर्चिड का, टाइगर ऑर्चिड। कहाँ पे पाया जाता है ये देखो, वैसे तो देखो इंडिया के अलावा और भी देशों में पाया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे देखा हमने केरल में, ये केरल में देखा गया है टाइगर ऑर्चिड, केरल के ये पेलोडे शहर में। इसकी प्रोनाउंसिएशन मलयालम भाषा में कुछ और भी हो सकती है, PALODE। तो यहाँ पे देखा गया है टाइगर ऑर्चिड। तो यही टॉपिक थे आज के।